कैरियर विल ऐप पर फटाफट से भाई ऑनलाइन आ जाओ, क्लास स्टार्ट हो गई है। कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। ईवीएस पेडागोजी की क्लास है और हम कुछ क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। चुन्नू आ गए हैं, एक स्टूडेंट अभी तक कमेंट में आए हैं। ठीक है, चलो भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। स्वाति भी आ गई हैं, राजपूत एंड नेहा जायसवाल, भारती। फटाफट अपनी अटेंडेंस लगाओ भाई, पता चले कितने बच्चे आए हैं। नेहा, शिखा, अलंकृति, गुड्डी, शुभम, पंचोली, चेतन, शिखा, संजीव, रितिका, अमन, दुर्गेश, अंकित, श्वेता। चलो ठीक है भाई। उमाकांत, ठीक है चलो। काफी बच्चे अब आ गए हैं, बहुत सारे कमेंट आने लगे हैं जिससे पता नहीं चल रहा। सृष्टि, यो, यशोदा, काफी बच्चे आ गए हैं। देखो भाई, मैं एकदम ठीक हूँ। ठीक है, और आप लोग कैसे हो ये बताओ। आप लोग कैसे हो भाई। हाँ भाई, कल क्लास नहीं हुई थी। कल क्लास नहीं हुई थी। चलो ठीक है, सभी अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और भाई किसी का कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो, ताकि क्लास स्टार्ट होने से पहले हम कुछ डाउट सेशन भी कर ले। कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि कल मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। ठीक है, कल मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। क्लासेस अब क्वेश्चन सेशन चलेंगे भाई, ईवीएस पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी के, जो काफी यूजफुल होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, चलो ठीक है। किसी का कोई डाउट नहीं है भाई, डाउट पूछ लो अगर कोई कंसेप्ट आप लोगों को ना समझ में आया हो, या भाई। देखो, पेडागोजी सीटेट में हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की आती है, तो 5 सब्जेक्ट है, 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो जाएंगे, 75 नंबर की पेडागोजी आप लोगों की आएगी पेपर फर्स्ट में। ठीक है, सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया, अब क्वेश्चंस में काफी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। 6 से 7 क्लासेस आप लोगों की बची हैं। ठीक है, कमीशंस नहीं आता भाई पीआरटी में। ठीक है, ईवीएस में कमीशंस के क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलो ठीक है, नेहा ने लिखा है मैम, कोई डाउट नहीं है। तो हम करते हैं अब क्वेश्चन स्टार्ट। आप लोगों को अच्छे से पढ़ पढ़ के आंसर देने हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, सिलेबस क्वेश्चंस में भी पूरे होते हैं। ओके, चलो। चेतना बोल रही है भाई, मैम मेरा नाम भी ले लिया करो कभी। भाई जिसके कमेंट मुझे दिखते हैं तो मैं उसका नाम ले लेती हूँ। कमेंट नहीं दिखा भाई। अतुल अपना क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन क्या है। फटाफट से क्वेश्चन पूछ लो ताकि फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करें भाई। नहीं आया किसी का भी कोई क्वेश्चन तो मैं अब अपना स्टार्ट कर रही हूँ।
चलो, इसका मतलब किसी को अभी तक कोई डाउट नहीं है। आज पता चलेगा किसने कितना पढ़ा है। क्वेश्चन हम अपने स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन है, ऐसे सोचो ये पेपर के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ना पेपर के है, थोड़ा फटाफट से आंसर देना भाई, ठीक है। चलो, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एम्फेसिस, गतिविधि आधारित शिक्षण बल किस पर बल देता है? डिसिप्लिन क्लास, कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी इन ड्यू टाइम, एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय ऑल द स्टूडेंट्स, या टेकिंग एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। फटाफट से इसका आंसर दो फर्स्ट का। सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सभी इसका आंसर दे पाएंगे, ज्यादा सोच नहीं पाएंगे क्योंकि ये सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है। देखो, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग जो होती है जिसमें एक्टिविटी बच्चे करते हैं, जब बच्चे एक्टिविटी करते हैं सारे बच्चे मिलके, तो बच्चों का क्या बढ़ता है? पार्टिसिपेशन। बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट एक यही सबसे सही ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। उस ऑप्शन पे आप लोगों को सबसे पहले जाना है जिसमें बच्चों पॉजिटिव स्टेटमेंट हो और सबसे अच्छा आंसर जिसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, उसमें जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, डूइंग एक्टिविटी विथ चिल्ड्रन विल बी इफेक्टिव ओनली। चलो, इसका आंसर दो फटाफट से, पता चले। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों के साथ गतिविधियां गतिविधियां केवल तभी प्रभावित होती है जब शिक्षक उन्हें अपनी पाठ योजना का पूरा करने के लिए कहती है, पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती हैं, या शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने हेतु दिखावे के लिए कहती है, या उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है, या भाई शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह यह क्यों कर रही है। सबने इसका आंसर ऑलमोस्ट सही दिया है, किसी ने गलत दिया ही नहीं है जिसने भी अभी तक रिप्लाई किया। पर हाँ, जो एक बच्चे ने गलत दिया है, मैं बताती हूँ उसका नाम क्या है। एक नेहा ने गलत दिया भाई। ट्रिक बच्चा, देखो क्या है ट्रिक। बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावित होती हैं, बच्चे गतिविधियां कब प्रभावित होगी? फर्स्ट ऑप्शन पे जाके देखो, शिक्षिका उन्हें पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। अगर अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए ही एक्टिविटी करवाए तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गई ना। दूसरा, शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने हेतु दिखावे, ये नेगेटिव वर्ड हो गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट दे, नेगेटिव आंसर नहीं देना है। तीसरा देखते हैं क्या है, उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती, ये सबसे पॉजिटिव आंसर है, ये बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है, एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी, ठीक है। सबका सही है, किसी का कोई गलत है? नहीं भाई। चलो, इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की वैसे जरूरत नहीं है। आप लोग सोचो एग्जाम दे रहे हो सीटेट का, ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। चलो, इसका आंसर दो ताकि पता चले भाई। आंसर दो भाई इसका। ऑलमोस्ट सभी का ठीक है।
चलो इसका आंसर भी इजी सा था, पर एक बच्चे ने गलत दिया, जिसने भी डी दिया है वो गलत है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, या कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, परीक्षाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। थर्ड है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों की कक्षा में, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को आएगा यहाँ पर, कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस परिक्रिया को सुगम बनाए। फोर्थ है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करे। देखो अधिक से अधिक नेगेटिविटी ला देता है, जरूरी है कि अधिक से अधिक यूज करो, जितनी जरूरत है उतना ही यूज करो, ठीक है। तो आंसर सबसे बढ़िया है। देखो एक तो अंतःक्रिया वर्ड बहुत पॉजिटिव है, क्या है अंतःक्रिया, और इसमें क्या हो रहा है भाई, उदाहरणों को किससे जोड़ा जा रहा है, वास्तविक दुनिया से। तो इंटरेस्टिंग होता जाता है बच्चों के लिए टीचिंग, ठीक है। तो सीखना सबसे ज्यादा समृद्ध होगा, बढ़ेगा बच्चे का, जब वो इस तरीके की लर्निंग करेंगे चार ऑप्शन में से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ करो भाई, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी करो। बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई फोर्थ का। सबने इसका आंसर बी, ऑलमोस्ट सब बच्चों ने दिया है। चलो देख लेते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है भाई। कक्षा में शिक्षार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है क्या, यूज द ब्लैक बोर्ड, डिस्कशन, या टेल स्टोरी, या आस्क क्वेश्चन। बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताओ भाई। कर लो। देखो भाई क्या होगा, सॉरी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ जाएगी। क्या होगा
कि डिस्कशन करने से बच्चा, टीचर डिस्कस करेगा तो बच्चा भी एक्टिव हो जाएगा, टीचर यूज करेगा, बच्चा तो पैसिव रहेगा, टीचर सिर्फ स्टोरी सुनाएगा, बच्चा तो पैसिव रहेगा ना, सुनेगा वो सिर्फ लिसनर की तरह। तो सबसे बढ़िया देखो, आस्क क्वेश्चन, टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा, बच्चे आंसर देंगे, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है कि बच्चों का इंटरेस्ट आएगा टीचिंग में। पर इसमें क्या होगा, टीचर जिस बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ वही बच्चा एक्टिव रहेगा। सबसे ज्यादा फोकस उसमें करना है जिसमें सारे बच्चे एक्टिव रहे। टीचर डिस्कशन करेगा तो बहुत सारे बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। तो आंसर इसका क्या है, बी। डिस्कशन किसी भी चीज का करो, पढ़ाई से रिलेटेड। अब अगर देखो क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूं तो आप लोग भी एक्टिव हो गए ना सारे। अगर सिर्फ मैं क्वेश्चन दूं आप आंसर दे दोगे, बस हो जाएगा खत्म। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सी में टीचर कहानी सुनाएगा, बच्चा तो पैसिव रहेगा ना, सिर्फ सुनेगा, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन का हो रहा है। जिससे बच्चे का सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन हो तो वही आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो इस देखो, यूज द ब्लैक बोर्ड, टीचर ब्लैक बोर्ड को यूज करेगा तो टीचर एक्टिव रहेगा, बच्चा पैसिव देखेगा। टेल द स्टोरी, टीचर बच्चों को स्टोरी सुनाएगा, टीचर तो रहेगा एक्टिव, बच्चा क्या रहेगा, पैसिव। टीचर बच्चों से, इन दोनों, ये दोनों अच्छे ऑप्शन है, पर देखो आपको क्या देखना है, इन दोनों में से ऑप्शन ज्यादा बेटर ये क्यों है, क्योंकि डिस्कशन से हर बच्चे का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, बच्चा ज्यादा एक्टिव रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। नेक्स्ट टाइम, प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह क्या सुनिश्चित करती है, परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता। स्टूडेंट कम इनटू क्लास वेल प्रिपेयर्ड, अ मोर डिस्कशन डिसिप्लिन्ड क्लास, या एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय लर्नर्स। बताओ बताओ भाई, फिफ्थ का आंसर बताओ। हाँ देखो, सबने कौन सा आंसर दिया कि जिसमें बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन है ना, वही आंसर दिया होगा भाई बच्चों ने। चलो सीधी सी बात है, इसमें तो डिस्कशन करना ही नहीं है, आंसर आ गया है सभी का सही। नेक्स्ट, संबंध की समझ यांत्रिक समझ की तुलना में बेहतर होती है क्योंकि यह निम्नलिखित में सहायता करती है। देखो दो ऑप्शन इसमें है, दो ऑप्शन आगे है क्वेश्चन में। ठीक है, बच्चे द्वारा विभिन्न गणितीय विचारों के बीच संबंध बनाने में सहायता करती है और उसके लिए समस्या समाधान को सरल बनाती है। सेकंड, बच्चे द्वारा समस्या के एल्गोरिथम को समझने में सहायता करती है और उसके लिए समस्या समाधान को सरल बनाती है। रिलेशन अंडरस्टैंडिंग इज प्रीफरेबल ओवर इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दो और हैं। बच्चा कारण को समझे बिना यांत्रिक रूप से प्रकरण को लागू कर सकता है और आसानी से समस्या का समाधान कर सकता है। फोर्थ, बच्चा प्रयोग किए जाने वाले उचित सूत्रों की पहचान कर सकता है और सरलता से समस्या का समाधान कर सकता है। ठीक है भाई, एक बार ऑप्शन दोबारा देख लो क्या है इसमें। रिलेशन अंडरस्टैंडिंग इज प्रीफरेबल ओवर इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग। संबंध की समझ यांत्रिक समझ की तुलना में बेहतर होती है क्योंकि संबंध वाली बात किसमें हुई है, बच्चे द्वारा विभिन्न गणितीय विचारों के बीच संबंध बनाने में सहायता करते हैं, उसकी समस्या समाधान को सरल बनाती है। एक तो ये, दूसरा बच्चे द्वारा समस्या के एल्गोरिथम, देखो एक चीज पर फोकस करती है, एल्गोरिथम को समझने में सहायता करते हैं, उसके लिए समस्या समाधान को सरल बनाती है। जिसमें एक चीज पर फोकस किया जाता है वो आंसर नहीं होता। बच्चा कारण को समझे बिना, कारण को क्यों नहीं समझना, कारण तो समझना है, नेगेटिव हो गया। बच्चा प्रयोग किए जाने वाले उचित सूत्रों की पहचान, सूत्रों की पहचान करना, एक चीज पर फोकस कर दिया तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स होगी। तो आंसर क्या हुआ भाई, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, गलत दिया कई बच्चों ने, डी भी दिया है। डी देखो, चाइल्ड टू आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, हमें एप्रोप्रिएट फॉर्मूला आइडेंटिफाई करने के लिए फोकस नहीं करना, जिसमें एक चीज पर फोकस किया जाए वो आंसर पेडागोजी में कभी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग? फर्स्ट, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थी की सहायता करना, या समानता और समान और अंतर देखने और सादृश्य स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, या विद्यार्थियों को एकाकी तथ्य और प्रक्रिया को याद करने के लिए कहना, याद करने के लिए। ठीक है, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग? बताओ, इसका आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डज नॉट रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। कौन सा नहीं कर रहा है? विद्यार्थियों को एकाकी तथ्य प्रक्रिया को याद करने के लिए कहना। रटने पर बल किया है तो इसमें समझ नहीं होगी, सीधी सी बात है। अगर रटने पर बल किया है तो इसमें समझ नहीं होगी, सी होगा इसमें आंसर। समझ के लिए प्रदर्शित नहीं कर रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव आंसर हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बताओ आंसर क्या होगा 8th का? कर दो। सीटेट एग्जाम भाई नेक्स्ट मंथ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलता ही रहेगा जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होता। 5th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन, स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चन इन क्लास शुड बी, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर क्लास, नेगेटिव। दूसरा, कक्षा में चर्चा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए, लगातार नहीं, जरूरी नहीं है वही बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछे, जरूरी है वो क्वेश्चन पूछे जो जरूरी है, फालतू के क्वेश्चन ना पूछे। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, देखो ये 2 स्टेटमेंट आप लोगों को ज्यादा सही लगी होगी। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर दी दिया है, ज्यादातर ने। क्या है? कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा भाई? जिसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्लास डिस्कशन होगी तो पार्टिसिपेशन भी बच्चों का ज्यादा होगा, ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन होगा। इससे देखो अनकरेज, इन दोनों से में बी क्यों आया ये आंसर देखो। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना, अगर बच्चे को हम स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पर
इससे सिर्फ एक बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, इस वाले स्टेटमेंट से एक बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, और इससे सभी बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, और पूरी क्लास क्या करेगी, क्वेश्चन का आंसर ढूंढेगी। ठीक है, इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन वो है, इससे एक फोर्थ डी ऑप्शन से सिर्फ एक बच्चे का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इससे पूरी क्लास का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। समझ आया? देखो क्वेश्चन डी में भी एक्टिव होगा बच्चा, पर बच्चा गलत आंसर भी ढूंढ सकता है, कुछ भी गलत ढूंढ सकता है। अगर उसने क्वेश्चन ही पूछा है वो खुद ही आंसर ढूंढ लेगा, गलत ढूंढ लिया तो उसने उसका कंसेप्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, इससे सिर्फ एक बच्चा पार्टिसिपेट कर पाएगा और इससे सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आया सभी को समझ में ये वाला क्वेश्चन? बता दो भाई, नहीं आया हो तो फिर। ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी से होगा, ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन, और डी से सिर्फ एक बच्चे का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा बढ़िया है? जिसमें सारे बच्चों का पार्टिसिपेशन हो। समझ आया? चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। कहां चला गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 9th, बच्चों द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संकल्पना। ठीक है, चलो बताओ, फटाफट करो, फटाफट क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर दो। Which of the following statement is correct in relation to concept formation by a child? बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, संकल्पनाएं संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती है, या संकल्पनाओं विकास की एक निश्चित संरचना व्यवस्था होती है, संकल्पनाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक नहीं होती, कंसेप्ट आर नॉट इंडिविजुअल। बताओ, संकल्पना जो होती है कौन सा सही स्टेटमेंट है इन चारों में से? बताओ। कुछ ने ए दिया, कुछ ने बी दिया, ज्यादातर यही ऑप्शन आ रहे हैं भाई, ए बी डी, डी भी आ रहा है। कंसेप्ट आर नॉट इंडिविजुअली, क्यों भाई? कंसेप्ट हमारा सबका अलग अलग क्यों नहीं बन सकता? ये स्टेटमेंट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू नॉट इंडिविजुअल? हो सकता है भाई इंडिविजुअल, ये गलत है। संकल्पनाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक नहीं होती, संकल्पना सीक्वेंस में ही बनती है, अगर सीक्वेंस नहीं हुआ तो संकल्पना करेक्ट नहीं बन पाएगी, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ये तो बचे, फर्स्ट देखते हैं, संकल्पनाएं संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती है, ये ठीक है। इमोशनल, पर ये संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती है, एक चीज पर फोकस किया, इमोशनल, इमोशन से नहीं। संकल्पनाएं विकास की एक निश्चित संरचना व्यवस्था होती है, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू ए। ठीक है, नेक्स्ट, सभी का सही है, ऑलमोस्ट 90% लोगों ने इसका आंसर भी दिया था, एक दो बच्चों ने गलत दिया है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? बताओ बताओ फटाफट। एक बच्चे ने, प्रीति ने क्वेश्चन पूछा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, फिर हम आएंगे वापस। कितना इजी क्वेश्चन है। प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है। इसमें क्वेश्चन पूछने का कोई बात ही नहीं था, क्यों? प्रश्न पूछने से एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लर्नर का। चार ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन डी है, तो डी इसका आंसर होगा, कोई पूछने की बात ही नहीं थी इसमें। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ चुके हैं भाई, फटाफट इसका आंसर दो, ये क्या है 10th का?
बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन वो पूछा करो जो थोड़ा बढ़िया सा लगे पूछते हुए भी। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है ऐसा बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं लास्ट में बताऊंगी जो जो डाउट है क्वेश्चन के, ठीक है, वो हम लास्ट में करेंगे। चलो भाई, इसका आंसर ज्यादातर आ गया है। देखो ये डायग्राम नहीं है, ये क्या है, कंसेप्ट मैप। ये क्या है, कंसेप्ट मैप है। एक कंसेप्ट को लेकर उसके सारे बिंदुओं को समझाया गया है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कंसेप्ट मैप। सीक्वेंस में होता है कहां क्या है, ठीक है। इसे फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन भी बोला जाता है, फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसेप्ट मैप कैन नॉट बी यूज फॉर, कंसेप्ट मैप का चलो भाई आंसर दो फटाफट इसका, क्वेश्चन नंबर 11। कंसेप्ट मैप होता क्या है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा भाई कंसेप्ट मैप से। बढ़िया बढ़िया नंबर लाना भाई सीटेट में। देखो कंसेप्ट मैप, प्लानिंग ए लेसन, रिवीजन ऑफ लेसन, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ अ लेसन या समेटिव असेसमेंट ऑफ अ लेसन। कंसेप्ट मैप बताओ। देखो कंसेप्ट मैप से हम पार्ट की प्लानिंग भी कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में दोनों आ जाती है कि बार बार प्लान करना, रिवाइज करना। तो आंसर क्या आएगा, डी, मतलब कि लास्ट की चीजें कंसेप्ट मैप के लिए प्रयोग नहीं, किसके लिए, सबमेटिव के लिए इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सबमेटिव में फाइनल डिसीजन आएगा, उसके बाद आपको दोबारा सुधार का मौका नहीं मिलता। कंसेप्ट मैप से हम बच्चों को कंसेप्ट समझाते हैं, नहीं समझ आता तो दोबारा समझाते हैं, ठीक है। देखो कोई कंसेप्ट बच्चों को नहीं समझ आया तो टीचर को पता चल जाएगा, वो डायग्नोज करेगा, फिर वो रेमिडियल करेगा, रेमिडियल टीचिंग, ठीक है। तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। समेटिव असेसमेंट में बच्चों को कंसेप्ट समझ में आए या ना आए ये मैटर नहीं करता, बस कंसेप्ट के बारे में कितना समझ आया उसको मापना होता है, ठीक है। बी, रिवीजन। देखो कंसेप्ट मैप से टीचर डिसाइड कर सकता है, प्लानिंग करेगा तो रिवीजन का भी डिसाइड कर पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, जिसमें निदान और उपचार होता है वो है फॉर्मेटिव। प्लानिंग, प्लानिंग हम कर लेते हैं, रिवीजन भी हम करा लेते हैं। समेटिव में ना हम रिवीजन कर सकते, ना प्लान कर सकते, ना निदान, ना उपचार। इसमें सिर्फ मापेंगे उसकी परफॉर्मेंस को, सुधार का मौका नहीं मिलेगा, समझ में आया है नहीं, बस, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है मैम मेरे एग्जाम में तो सही हो जाते हैं पर एग्जाम में गलत हो जाते हैं, यहां सही हो जाते हैं। चलो भाई क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापिका विद्यार्थी को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है। वह छात्रों की मुख्य बिंदुओं को सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रही है, या छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रही है, या विद्यार्थियों की स्मृति को मंथर गति से जागृत कर रही है, या रचनात्मक आकलन कर रही है। बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर।
चलो आंसर क्या होगा भाई इसका? 4 रचनात्मक आकलन कर रही है, ये सबसे पॉजिटिव आंसर है। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है। ठीक है, वो क्यों कहती है? वह छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करे, सिर्फ मुख्य बिंदुओं को नहीं। नहीं, क्या है? छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षक के विकास, सिर्फ शीर्षकों को ही नहीं, या विद्यार्थियों की स्मृति, सिर्फ मेमोरी को ही नहीं, कंडक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन कर रही है। वो क्या करेगी? पहले बच्चों का निदान, फिर उपचार, सारी चीजें आ जाएंगी कंसेप्ट मैप में। कब क्या करना है उसमें प्लानिंग भी करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, उपचार, निदान, सारी चीजें आ जाती कंसेप्ट मैप में कि हमें कैसे क्या सीक्वेंस में कंसेप्ट डेवलप करना है बच्चे का। ओके, सही है भाई? देखो सीधी सी बात है, सबसे अप्रोप्रिएट भी डी ही है इन चारों में, सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट डी है। और जिसमें एक चीज पर फोकस किया गया वो आंसर कभी नहीं होता भाई पेडागोजी में। देखो जैसे इसमें रटने पर, स्मृतियों पर बल दिया, इसने शीर्षकों के विकास पर बल दिया, इसने मुख्य बिंदुओं पर बल दिया, एक एक चीज पर फोकस किया, इसलिए आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संकल्पना मानचित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं को समझ बढ़ती है। आरती पूछे मैम आज क्वेश्चन ही कराए क्या शुरू से? हाँ बिल्कुल, आज क्वेश्चन ही किए हैं। ठीक है, चलो ज्यादातर बच्चों ने क्या है इसका? अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, या तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने, या विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण या विशेष विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करना। कौन सा है भाई अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता? बताओ क्या आंसर होगा? आंसर होगा इंक्रीज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली। मतलब कोई भी बच्चे को जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको लॉजिक से, तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करना, उसी को क्या बोला जाता है? कंसेप्ट मैप। ये इसकी डेफिनेशन भी है, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बोला जाता है कंसेप्ट मैप। ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मास्टरी ओरिएंटेशन कैन बी एनकरेज बाय। बताओ, बताओ भाई, फटाफट आंसर दो। मास्टरी ओरिएंटेशन का मतलब है कि किसी चीज पर मास्टरी करवाना, परफेक्शन लेकर आना, मास्टरी करवाना किसी चीज पर। पूछो भाई। चलो इसका आंसर मैं देती हूं, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर या अनपेक्षित परीक्षा लेकर, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर या शिक्षार्थियों की सफलता पर परस्पर तुलना कर। बताओ क्या आंसर आ रहा है भाई ज्यादातर बच्चों का? किसी ने ए भी दिया है। व्हाट इज मास्टरी ओरिएंटेशन? क्या होती है मास्टरी ओरिएंटेशन? होती है किसी बच्चे को कोई कंसेप्ट है, इतने अच्छे से करवा दो कि उस कंसेप्ट पर मास्टरी हो जाए, ताकि उससे अगर कोई क्वेश्चन आए तो बच्चे में कोई डाउट ना रहे और वो अपने क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। एसिमिलेट करवाना, ठीक है, आत्मसाती कराना किसी कंसेप्ट का, यानी कि कोई बच्चे को कोई कंसेप्ट नहीं समझ आया,
उसको इस तरीके से कंसेप्ट करवाओ, ठीक है, ताकि उसका वो कंसेप्ट इस तरीके से क्लियर हो जाए कि उसकी उस कंसेप्ट पे मास्टरी हो जाए, ठीक है, अच्छे से समझ में आना, ठीक है। तो आंसर है शिक्षार्थी के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करा जाता है, किस पर? मास्टरी। हर बच्चे पर इंडिविजुअली फोकस करेगा तभी बच्चे की मास्टरी उस कंसेप्ट पे होगी, ठीक है। तो फोर्थ सी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसमें ये क्यों नहीं है? शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना, तुलना तो कभी करनी नहीं है। टेकिंग अनएक्सपेक्टेड टेस्ट, अनएक्सपेक्टेड क्यों भाई? एक्सपेक्टेड लो या अनएक्सपेक्टेड लो, ठीक है। गृह कार्य टेस्ट पर फोकस किया गया इसमें, किस पर? टेस्ट पर, इसलिए ऑप्शन का आंसर नहीं है। गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, बहुत अधिक देना कोई पर्पस नहीं होता हमारा, ठीक है। सब आंसर है भाई इसका सी। किस किस का गलत था? सबके क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है, बताओ क्या विचार हो सकता है भाई? विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उसमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधि के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। बी, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। सी, टू ओवरकम द नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन विच में जनरलाइज क्रॉस लर्निंग। चलो और देख लेते हैं ऑप्शन। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण गतिविधि पर सामान्यीकृत हो सकती है। प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्यों को सरल बनाने के लिए। चलो बताओ इसका आंसर। इसका आंसर जिसने बताया वो बढ़िया स्टूडेंट है। जिसने इसका आंसर डी बताया ना वो बिल्कुल गलत बताएगा। चलो मैं देख लेती हूँ दोबारा क्वेश्चन क्या था। सीबीएसई शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है, ठीक है। द आइडिया बिहाइंड क्या हो सकता है? विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उसमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधि नहीं। ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, ढांचा की तो बात ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण गतिविधि संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। देखो, टू मेक इट इजी फॉर टीचर, टीचर के लिए इजी नहीं बनाना, बच्चों के लिए बनाना है। एक बार इसको ऑप्शन को सी को ना, टू ओवरकम द नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन विच में जनरलाइज अक्रॉस लर्निंग, तो यही अच्छा ऑप्शन है सबसे। देखो कई बार क्या होता है, ये सी ऑप्शन सबसे अच्छा क्यों है? कई बार बच्चे से इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछते हैं, वो आंसर नहीं दे पाता, पर अगर हम पहले उसको समूह में एक्टिविटीज करवाएंगे, पार्टिसिपेशन कराएंगे, तो बच्चे में कम वो जो फियर होता है ना इंडिविजुअली खड़े होने का, कि मैं सबके सामने हाईलाइट हो जाऊंगा, इस टाइप से बच्चे के अंदर एक हेजिटेशन होती है, वो दूर हो जाती है ग्रुप में, ठीक है। तो उसके अंदर एक हेजिटेशन लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षार्थियों के अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए। बताओ फटाफट इसका आंसर बताओ भाई। आंसर बताओ भाई। ओके, ज्यादातर बच्चे को देखो, इसमें कोई ए दे रहा है कोई डी दे रहा है, चलो पढ़ लेते हैं। द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव्ड इफ पेरेंट्स आर एनकरेज टू, बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, अधिक ट्यूशन का प्रबंधन करने के लिए, इसके बारे में चिंतित न होने के लिए, इंटरेक्ट विद शिक्षकों को
से बार बार अंत्यक्रिया करने के लिए। देखो, अरेंज एक्स्ट्रा ट्यूशन, ट्यूशन के बारे में, ट्यूशन तो बच्चों को लगवाना ही नहीं चाहिए, टीचर को इतना अच्छा पढ़ाना चाहिए कि बच्चे को ट्यूशन की जरूरत ही ना पड़े, इसके बारे में चिंतित ना होना, ये भी एक नेगेटिव हो गया। अब देखो, बच्चों ने या तो ए दिया है डी दिया है, बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए नहीं, बच्चे के कार्य का निरीक्षण टीचर करेगा या वो बच्चा खुद भी कर सकता है कई बारी, पर कभी भी पेरेंट्स नहीं करेगा। पेरेंट्स क्या पता है, जब पेरेंट्स को नॉलेज ही नहीं होगी तो बच्चे के वर्क को वो कैसे निरीक्षण कर पाएगा। ठीक है, तो ए नहीं होगा इसका आंसर। इंटरेक्ट विद टीचर फ्रीक्वेंटली, इससे क्या होगा, जब टीचर और पेरेंट्स आपस में मिलेंगे तो बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा सकते हैं। टीचर बच्चे को, पेरेंट्स को बता पाएगा कि आपका बच्चा कहां पर सही चीजें नहीं कर पाया, ताकि बच्चे भी घर, पेरेंट्स भी घर पर ध्यान दे और उसकी जो परफॉर्मेंस है इंप्रूव हो। ठीक है, तो डी एकदम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लो भाई। नेक्स्ट फटाफट इसका आंसर दो भाई। सेवनटीन्थ का आंसर अलग अलग आ रहा है थोड़ा, तो इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब आप लोग टीचर बनने जा रहे हो तो एज अ टीचर ही आंसर दिया करो, पता चले। चलो देखते हैं क्या है। लर्निंग साइंस कैन बी एनरिच्ड इफ, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। व्याख्यान और स्पष्टीकरण टीचर यूज करेगा तो बच्चे का तो उससे कोई मतलब ही नहीं होगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, ये एक अच्छा ऑप्शन है, हो सकता है ये आंसर। थर्ड, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। परीक्षाओं पर बल नहीं देना चाहिए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री, अधिक से अधिक नहीं, जितनी जरूरत है उतनी यूज करो, तो ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलो ज्यादातर बच्चों ने वैसे सही दिया है इसका आंसर। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक प्रशिक्षिकता तथा शैक्षिक संवाद पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं या कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं, क्या अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, या आज्ञानात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। कोग्निटिव संज्ञानात्मक प्रशिक्षिकता बताओ। एंड इंस्ट्रक्शनल कन्वर्जेशन बताओ क्या है इसका आंसर। आप लोग पहले बताओ फिर मैं बताऊंगी। देखो, संवाद जो वर्ड आया है, संवाद में क्या होगा, संवाद जब होता है ये कैसी एक्टिविटी है बताओ। कई बच्चों ने गलत दिया इसका, कुछ बच्चों ने ही आंसर दिया है भाई सही। देखो मैं बता देती हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखो, पहला, पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देना, नहीं, ये मेन एम नहीं है, एक चीज पर फोकस किया है। दूसरा, आज्ञानात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर बल देना, आज्ञानात्मक तार्किकता एक चीज पर फोकस कर दिया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा। तीसरा, पहले देखते हैं बी, कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देना। चौथा देख ले, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करना, जिसमें संवाद आ गया। संवाद में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे कन्वर्सेशन में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, एक्टिविटी सामाजिक गतिविधि के रूप में होगा। जब बहुत सारे बच्चे संवाद करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, तो वो एक्टिविटी कैसे हो गई भाई, सोशल। ठीक है, सोशल एक्टिविटी वो हो गई है। तो सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट भी यही थी।
तो आंसर विल बी द सी। सी एकदम सही आंसर है। कई बच्चों ने इसका बी दिया था, कुछ ने डी भी दिया था। ठीक है, अब तो सारे करेक्ट करके मुझे आंसर सही बताओगे ही। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। बताओ क्यों? चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। बताओ इसका फटाफट। किसी ने बी भी बताया, किसी ने डी भी बताया है। देखो जैसे कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजना पर कार्य करते हुए अध्यापक एक दूसरे के अनुभव पर परस्पर, एक दूसरे का अनुभव किसमें जुड़ेगा? इसमें। देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट में अपने ज्ञान का निर्माण हम खुद करते हैं। कुछ बच्चों ने डी भी दिया है। अपने ज्ञान का निर्माण जब हम खुद करते हैं उसको बोला जाता है रचनात्मक, जिसमें एक दूसरे से जोड़कर काम किया जाता है, वो हो गया सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, पारस्परिक हो जाएगा। नेक्स्ट 20। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? कैसे? अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता। बताओ कौन सा फैक्टर है लर्निंग को पॉजिटिव बताएगा? इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ फटाफट से। इसका आंसर तो सभी सही दे पाएंगे आई थिंक सो। 20 क्वेश्चन है भाई, एक बच्चे ने गलत दे दिया अभी भी आंसर। नाम बताती हूँ उसका क्या है, दिख नहीं पाता। इतने सारे कमेंट आ जाते हैं कि नाम ही नहीं मैं नाम ही नहीं पढ़ पाती हूँ, इतने सारे कमेंट आ जाते हैं। चलो ठीक है, तो आंसर ही इसका सबने सही दिया, ए इसका एकदम सही आंसर होगा। अर्थपूर्ण संबंध होगा तो लर्निंग भी अच्छी होगी। नेक्स्ट, विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना, वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देना, गिविंग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट, गिविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट साइंस, या एक्टिव इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग साइंस। विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। बताओ रचनावाद का मतलब है जिसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन होगा किसका? लर्नर का। विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से, जिसमें वर्ड आया रचनावाद, जिसमें वर्ड आएगा सक्रिय, वो आंसर सबसे बेटर होगा। ओके नाउ इसका आंसर सभी ने सही दिया था। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन। शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को व्यवसायों के लिए, देखो 1993 ये एक लर्निंग विदाउट बर्डन का कंसेप्ट दिया था प्रोफेसर यशपाल ने। इसका मतलब ये नहीं है कि बैग का बोझ कम करना, बैग का वजन कम कर देना, नहीं। इसका मतलब ये है कि बच्चों को शिक्षा इस तरीके से दी जाए ताकि उनको बोझ ना लगे, बच्चों को आनंद आए शिक्षा ग्रहण करते हुए। ठीक है, बहुत आनंद से हमें प्लेजर भी देना है बच्चों को। तो इसका आंसर देख लेते हैं। व्यवसाय के लिए प्रासंगिक कुशलता का विकास करना चाहिए, या विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मासीय रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए, महत्वपूर्ण सूचनाओं के संबंध करने में सहायता करनी चाहिए, या देखो रिटेंशन करने पर सहायता करनी चाहिए, ये नहीं होगा। इसका सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पना और योग्यता के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा?
डी होगा, क्योंकि इसमें योग्यता के विकास को बढ़ावा दिया है। ओके, नेक्स्ट, बालकों के साथ की गई क्रियाएं प्रभावी होगी यदि अध्यापिका नहीं जानती कि वह इसे क्यों कर रही है। सेकंड, अध्यापिका अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए उन्हें संचालित करती है। थर्ड, प्रधानाध्यापक द्वारा किया प्रधान अधिगम के लिए दिए गए निर्देशों के अनुपालन करने हेतु अध्यापिका उन क्रियाओं को करती है। वह मानती है कि क्रिया प्रधान शिक्षा बालक को संकल्पना समझने में सहायता करेगी। शी बिलीव्स दैट एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन विल हेल्प द चाइल्ड इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो आंसर इसका भी एकदम इजी आंसर है, समझाने लायक कुछ है नहीं, डी एकदम सही होगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्यय के अंतरण का अवसर देना चाहिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट फॉर ट्रांसफर और फॉर्म्ड कंसेप्ट, फॉलो ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर एकदम ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देनी चाहिए और विद्यार्थियों को अपने ज्ञान खुद बनाने के लिए अवसर भी देना चाहिए। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ग्रेडों पर, या शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, या मास्टरी लर्निंग ऑफ कंसेप्ट बाय द लर्नर, या सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद कर सकते हैं। ये तो होगा ही नहीं, अंकों पर बल दिया नहीं होगा। ठीक है, मास्टरी लर्निंग, बच्चों को मास्टरी से ज्यादा है एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो आंसर होगा 25 का डी। ठीक है, अब ये बताओ भाई 25 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही आए हैं, ये बताओ। सब बच्चों को कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, ये मुझे नेक्स्ट क्लास है अब मैथ्स पेडागोजी की, उसमें आप लोग मुझे बताओगे, पता चलेगा कितने आप लोगों ने मार्क्स लिए हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किए हैं। टाइम हो गया भाई इस क्लास का, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। मैथ्स पेडागोजी की क्लास है, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं।